तो ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। फर्स्ट ईयर एचडीटी जेनेटिक्स के अंदर अपने पढ़ रहे थे ब्रीडिंग सिस्टम। तो अपने बाहरी प्रजनन के यानी कि आउट ब्रीडिंग में पढ़ा था भी है क्या इन ब्रीडिंग का विपरीत होता है। विपरीत कैसे, यानी कि इसके अंदर कोई भी जो अपने जो क्लोज नहीं होते, क्लोज का मतलब है कि जैसे भी कोई जान पशु है उनमें ये नहीं अभी कोई ज़रूरी पीढ़ी से संबंधित हो। आउट का मतलब है कोई बाहर का भी हो सकता है, दूसरे वंश का भी हो सकता है। ठीक है, यह अंतर प्रजनन के विपरीत उल्टी प्रक्रिया, इसमें आपस में संबंध नहीं रखने वाले। आपस में संबंध का मतलब है भी इनका फैमिली रिलेशन नहीं होता। यह संकन या प्रजनन करवाया जाता है। देखो आपको अगर पता है, डेफिनेशन समझ ली, किताबी भाषा रटनी जरूरी नहीं है। आपको कोई पूछे आप अपनी भाषा में आंसर दे सकते हो। ये तो होगी इंटरव्यू की वाइवा की बात। अगर आप पेपर में लिखोगे ना तो भी आपका माइंड मस्तिष्क इतना तेज होता है कि आप अच्छी तरह से समझी हुई बात को आप वहाँ पे अच्छी तरह से लिख सकते हो। तो आप ये ज़रूरी नहीं है कि जो किताबी भाषा है वही रटनी है, नहीं। पहला था इसके 6 प्रकार है बाह्य प्रजनन के, और अब मैं कंपैरिजन करते हुए बताता हूँ। इन ब्रीडिंग अंतः प्रजनन के 2 प्रकार थे, कौन कौन से, क्लोज और रेखीय। और बाह्य प्रजनन के 6 प्रकार है। पहला प्रकार है शुद्ध प्रजनन। इसके अंतर्गत एक ही नस्ल के नर व प्राणी, देखो नाम से पता चल रहा है शुद्ध प्रजनन। शुद्ध का नाम आए तो आपके दिमाग में नीचे भी एक ही नस्ल के नर व मादा के मध्य क्रॉस या मैटिंग करवाई जाती है। तो इसके अंदर एग्जाम्पल पढ़ लिए थे अपने। HF बुल है तो HF काऊ के साथ मैटिंग करवाएंगे। गिर बुल है तो गिर काऊ के साथ, और मुर्रा बैलो है तो मुर्रा बैलो। अब अपने पढ़ रहे थे रेखीय संकरण। अब देखो वहाँ भी एक था लाइन ब्रीडिंग, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, ये रेखीय क्रॉस दे रखा है। इसमें अपने देखा था भी इस प्रकार के संकरण में जो रेखीय संकरण होता है उसके अंदर क्या करते हैं, पहले इन ब्रीडिंग के द्वारा 2 नस्लें तैयार की जाती हैं। इन ब्रीडिंग का मतलब आप समझ गए। अब जब कभी भी नाम आए आपके दिमाग में, कभी कहीं पढ़ो पूरी बुक में इन ब्रीडिंग अंत प्रजनन, तो आपके दिमाग में पहली बात आ जानी चाहिए देसी भाषा में। इन ब्रीडिंग का मतलब है जो नज़दीक या एक ही वंश के जानवर हैं उनके मध्य क्रॉस करवाना। ये बात सिंपल भाषा में याद आ जानी चाहिए। तो जब रेखीय संकरण करवाएंगे तो उससे पहले क्या करेंगे, अपने इन ब्रीडिंग अंतः प्रजनन के द्वारा 2 नस्लों की पीढ़ियाँ तैयार करेंगे। कैसे, जैसे मान लो आपके पास गिर और थार पारकर है, तो पहले गिर की इन ब्रीडिंग के द्वारा 3 से 4 पीढ़ियों तक क्रॉस करवा के नस्ल तैयार कर ली, और दूसरी थार पारकर की कर ली। अब क्या करेंगे, दोनों नस्लों से एक दूसरे से संबंधित इनकी इन ब्रीड लाइन कहते हैं इनको, ये मैंने आपको पढ़ा दिया पहले पिछली क्लास में। इन ब्रीड लाइन में से एक इन ब्रीड लाइन के नर व दूसरी की मध्य में संकरण करवाया जाता है। जैसे मान लो अपने 2 नस्लें तैयार कर ली 4 से 5 पीढ़ी तक। अब क्या करेंगे, गिर और जो धार पर उनके मध्य क्रॉस करवाएंगे। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, रेखीय संकरण कहते हैं। वहीं अपनी रेखीय ब्रीडिंग पढ़ी थी, तो रेखीय ब्रीडिंग के अंदर क्या था, भी एक ही वंश के जो नर व मादा उनमें क्रॉस करवाया था, और जो वांछित पूर्वज था उसका मादा के साथ क्रॉस करवा कर अपने वांछित लक्षण प्राप्त किए थे। यहाँ पे रेखीय संकरण है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो उनके मध्य मैटिंग करवाएंगे तो हाइब्रिड नस्ल अपने को प्राप्त होगी। हाइब्रिड संकरोज, हिटेरोसिस। संकरोज को देखो अलग अलग शब्दों के अलग अलग अर्थ है। एक तो होता है संकर हाइब्रिड, एक कहता है संकरोज हिटेरोसिस। तो ये शब्द आप बिल्कुल रनिंग में रखोगे, बस यही आपकी इंटेलिजेंसी है। मान लो आपको किसी ने पूछा और आपने फटाक से जवाब दे दिया, इसका मतलब आपका माइंड है एक्सेप्ट कर रहा है, बातों को समझ में आ रहा है। हिटेरोसिस में संतति प्राणी अपने प्रजनकों से भी बेहतर गुण प्रदर्शित करती है। संकरोज में क्या है कि जैसे मान लो अपने इसकी परिभाषा बढ़ाते हैं। संकरोज कैसे आया, जैसे मान लो अपनों ने 2 नस्लें तैयार की थी इन के द्वारा करके, उनके मध्य जब अलग अलग नस्लों के मध्य क्रॉस करवाया था, तो जो आगे संतति पैदा हुई थी उसे संकरोज कहते हैं, हिटेरोसिस। तो हिटेरोसिस जो संतति प्राप्त होगी, संकरोज संतति प्राप्त होगी, वो अपने जनकों से भी बेहतर गुणों वाली होगी। उससे पहले पढ़ा शुद्ध प्रजनन, अब अपने पढ़ लिए संकरण। इसके प्रकार है ये आउट ब्रीडिंग के। तीसरा है बाह्य संकरण। अब देखो बाह्य प्रजनन के प्रकार पढ़ रहे हैं अपने। पहला कौन सा था, पहला था शुद्ध प्रजनन। बाह्य प्रजनन के प्रकार पहला था शुद्ध प्रजनन। शुद्ध का मतलब है एक ही नस्ल के नर और मादा के मध्य। दूसरा अपने पढ़ा रेखीय संकरण। तीसरा पढ़ रहे हैं अपने बाह्य संकरण। देखो बाह्य ब्रीडिंग, बाह्य प्रजनन का प्रकार है ये बाह्य संकरण। आउट क्रॉसिंग, अब प्रश्न पूछ लिया जाए आपसे आउट क्रॉसिंग, तो आप ऐसे नहीं है कि आउट ब्रीडिंग वाला आंसर दोगे, नहीं, यही तो इनमें डिफरेंस है।
संकर बाह्य संकरण, इस प्रकार के संकरण में एक ही नस्ल के, किसके, एक ही नस्ल के गैर संबंधित का मतलब है जो संबंधित नहीं है। बाह्य में तो क्या था, बाह्य ब्रीडिंग के अंदर अपने ये पढ़ा था भी जो ऐसे नर व मादा के मध्य संकरण करवाया जाता है जो संबंधित नहीं है, ये था बाह्य। अब अपने पढ़ रहे हैं बाह्य संकरण। संकरण का मतलब होता है क्रॉस करवाना, बाह्य संकरण। तो बाह्य संकरण में अपने पढ़ेंगे भी जब ऐसे नर व मादा के मध्य क्रॉस करवाएंगा तो एक ही नस्ल के होंगे लेकिन गैर संबंधित यानी संबंधित नहीं होंगे वो। देखो शुद्ध प्रजनन में पढ़ा था एक ही नस्ल के संबंधित, एक ही नस्ल के संबंधित, तभी वो शुद्ध होंगे। रेखीय पढ़ा था, अपनों ने 2 ब्रीड तैयार की थी, फिर उनके मध्य क्रॉस करवाया था। तीसरा पढ़ रहे हैं बाह्य संकरण। बाह्य संकरण में क्या है, एक ही नस्ल के असंबंधित या गैर संबंधित। बाह्य संकरण, इस प्रकार के संकरण में एक ही नस्ल के गैर संबंधित, एक ही नस्ल का गैर संबंधित का अर्थ होता है जैसे मान लो गिर नस्ल की मादा है, गिर नस्ल की मादा है तो गिर नस्ल का ही नर होगा जब क्रॉस करवाएंगे, लेकिन वो उस मादा या उस नर आपस में संबंधित नहीं होंगे। संबंधित का मतलब जैसे पिता पुत्री, दादा पोती या पिता पुत्री, इस रिलेशन में नहीं होंगे, उसको क्या कहते हैं, बाह्य संकरण कहते हैं। ये इसकी मेन जड़ पकड़ लिया आपने, बस जड़ याद रखनी है आपने हर टर्म की, बाकी तो अपने आप याद रह जाएगा। इन प्राणियों का पिछली लगभग 4 से 6 पीढ़ियों तक कोई भी समान पूर्वज नहीं होना चाहिए। बाह्य संकरण में क्या है, एक ही नस्ल, फॉर एग्जाम्पल गिर थारपारकर पर कोई ले लो, एक ही नस्ल के जानवर होंगे लेकिन वो संबंधित नहीं होंगे। संबंधित का मतलब पिछली 3 से 4 पीढ़ी में उनमें रिलेशन नहीं होगा, उसको क्या कहते हैं, बाह्य संकरण कहते हैं। इस संकरण से प्राप्त संतति को आउटक्रॉस कहते हैं। यह भी शुद्ध प्रजनन का ही एक प्रकार है। अगर इसके साथ चयन की विधि काम में ली जाए तो प्राणियों में अच्छा जीनीय विकास किया जा सकता है। ठीक है, इसके अंदर चयन की विधि का मतलब है, अगर अपने थोड़ा ध्यान रख लें, चयन का मतलब भी ये पशु इस गुण वाला है, इस गुण वाला है, तो अपने क्या जीनीय विकास कर सकते हैं। अभी अपनों ने क्या पढ़ा, बाह्य प्रजनन, आउट ब्रीडिंग, पहला प्रकार था शुद्ध प्रजनन, दूसरा था रेखीय संकरण, तीसरा कौन सा था, अपने भी पढ़ के आए हैं बाह्य संकरण। ठीक है, अभी नेक्स्ट पढ़ रहे हैं क्रॉस प्रजनन या संकरण। एक ही बात है, अपने क्रॉसिंग कर रहे हैं, उसका मतलब क्या होता है, संकरण या क्रॉस प्रजनन। ठीक है, क्रॉस प्रजनन या संकरण, बाह्य प्रजनन के 6 प्रकार पढ़े थे आपको। देखो अगर आपको अच्छे नंबर लेने हैं, कुछ करने का सपना है, कोई टारगेट है भी हमें LSA की सरकारी जॉब लगना है, करना है, तो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी। और मेहनत आज के टाइम में कंपटीशन बहुत है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो ऐसा तरीका अपनाना पड़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, टीचिंग मेथड ये कहता है कि बच्चों को इस तरीके से पढ़ाया जाए कि बच्चे बोर न हो, अलग अलग विधियों से। ठीक है, अपने ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो जो जैसे साधन उपलब्ध है पढ़ाया जा रहा है, ऑफलाइन में थोड़ा अलग तरीका होगा। ठीक है, क्रॉस प्रजनन या संकरण, चौथा प्रकार है ये आउटब्रीडिंग। प्रजनन की इस विधि के अंतर्गत विभिन्न नस्ल के प्राणियों का आपस में संकरण करवाया जाता है। विभिन्न नस्ल, ये बात पकड़नी है आपने। बाह्य संकरण था, इससे पहले पढ़ के, बाह्य संकरण में क्या था, एक ही नस्ल के असंबंधित थे, लेकिन संकरण या क्रॉस प्रजनन में क्या है, भी अलग अलग नस्लों के मध्य संकरण करवाया जाता है। तो ये डिफरेंस आ गया इसके अंदर बाह्य संकरण और सीधे संकरण के मध्य। देखो क्रॉस प्रजनन या संकरण, इस प्रजनन की इस विधि के अंतर्गत विभिन्न नस्ल के प्राणियों का आपस में संकरण करवाया जाता है, और यह सबसे प्रचलित विधि है। इसका प्रयोग दुग्ध उत्पादन और मांस उत्पादन क्षेत्र में बहुत शायद से किया जाता है। देखो बच्चों, संकरण आजकल अपने देखते हैं गाँव में, घरों में लमसम क्रॉस ब्रीड है अपने पास, संकरण के द्वारा आई हुई है, प्योर नहीं है अपने पास, ये कामयाब है। फॉर एग्जाम्पल मान लो जैसे देसी गाय है, उसका मान लो कोई होलिस्टन है, इसके नर से करवा लिया, तो जब वो नई संतति आएगी वो संकर संतति है। ठीक है, तो वो संकरण के द्वारा प्राप्त है, तो संकर संतति है, तो वो क्या है, दुग्ध और मांस उत्पादन में लाभदायक या अग्रणी है। हमारे देश में गाय भैंसों की देसी नस्लों में नस्ल सुधार हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। गोवंश की देसी नस्लों व गैर वर्णित गायों का, गैर वर्णित का मतलब जिनका वर्णन नहीं किया हुआ, जो अपने
रिकॉर्ड में नहीं है, या अपने देखते हैं गांव में देसी गायें हैं जो गलियों में घूमती है, या कई बार गौशाला में जिनका कोई सिस्टम नहीं है, कोई लिखित में नहीं है भी कौन सी नस्ल की है क्या है, वो गैर वर्णित है। इनका जब अपने विदेशी नस्लों जैसे होलिस्टन, जर्सी, ब्राउन स्विस, रेड डेन आदि का संकरण करवाया जाता है तो एक नई संतति प्राप्त होती है और वो संकर सत्य हाइब्रिड है और वो आजकल ज़्यादा प्रचलित है, ठीक है। और ये अग्रणी भी है दूध और मांस उत्पादन में। इसके अलावा भैंसों में भी यही कहानी है, ठीक है। तो इस तरह से अपने अभी चौथा प्रकार पढ़ा है, कौन सा? क्रॉस प्रजनन या संकरण। क्रॉस का नाम आते हैं आपके दिमाग में, आज से बात हो रही है संकरण की, ठीक है। और संकरण कहते किसी दो अलग अलग नस्लों के मध्य जब क्रॉस करवाया या मैटिंग करवाई जाती है तो उसे संकरण कहते हैं, ठीक है। तो अब अपने रिवाइज पढ़ने का तरीका ये है, जैसे चौथा पढ़ लिया, अब पहले वाले पे जाओ, एक बार आधा सेकंड लगेगा, रिवाइज कर लो उसको, ठीक है। उससे पहले अपने कौन सा पढ़ा था? सबसे पहले बाह्य प्रजनन की बात कर रहे हैं। बाह्य प्रजनन में शुद्ध प्रजनन, रेखीय, उसके बाद में बाह्य संकरण, अब सीधा संकरण या क्रॉस प्रजनन। नेक्स्ट 5। अब इसने जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो क्रॉस प्रजनन या संकरण, मैं ये कह रहा हूँ ये सबसे प्रचलित विधि है, ठीक है। भी दो अलग अलग नस्लों के मध्य जब क्रॉस करवाकर संतति प्राप्त करते हैं तो ये सबसे प्रचलित है और ये इम्पोर्टेंट भी है। तो इसके अंदर क्या है, ये हर जानवरों के अंदर लागू होता है, ऐसे नहीं है गाय में, भैंस में, जैसे अपने हर कोई भी जितने भी जानवरों में ये संकल्पत्ति काफ़ी टाइम से चली आ रही है। तो इसके लाभ दिए हुए हैं। लाभ क्या है? इसके द्वारा विदेशी नस्लों में वांछित लक्षणों को देसी नस्लों में समाहित करके संतति प्राणियों में इसका। अब देखो ये कोई बात याद करने वाली है, ये बात अपने बोल चुके हैं कि जो विदेशी नस्ल है उनमें जो लक्षण है वो अपने देसी जो अपनी संतति प्राप्त करेंगे उनमें प्राप्त करने के लिए संकरण करवाया जाता है। दूसरा है उत्पन्न संकर प्राणियों का खान पान व प्रबंधन बेहतर होता है जिससे वे बेहतर उत्पादन प्रदान कर सकते हैं। यानी कि जो क्रॉस संकरण के द्वारा जो संतति प्राप्त होती है उनका खान पान और जो बेहतर होता है जिससे कि उत्पादन बढ़िया होता है। तीसरा है जो लक्षण गुण देसी नस्लों में नहीं पाए जाते उन्हें इनमें लाने का बहुत सुविधाजनक तरीका है। मान लो कोई लक्षण है जो देसी गाय में नहीं है और विदेशी में है तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका है, संक्रॉस करवाओ और जो नई संतति है उनमें वो लक्षण प्राप्त करो। चौथा है भारतीय गोवंश में इस तरीके द्वारा देसी गायों में विदेशी सांडों का प्रयोग करके उनके कई गुणों से संबंधित जीन जैसे उच्च दुग्ध उत्पादन, जल्दी वयस्क होना, बच्चे बछड़ियों का जन्म भार अधिक होना, बेहतर वृद्धि दर, बेहतर प्रजनन क्षमता आदि का समावेश किया जाता है। बेसिक बातें क्या है? जो गुण अपने देसी गाय में नहीं है वो अगर लाना है तो विदेशी नस्ल के सांड से मध्य क्रॉस करवाओ और जो संतति है उसमें ये सारे गुण प्राप्त करो। नेक्स्ट है इस विधि के परिणाम जल्दी प्राप्त किए जा सकते हैं जैसे दुग्ध उत्पादन। ये जो विधि अपनाएंगे उसके परिणाम अतिशीघ्र प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है इसके द्वारा वांछित लक्षण वाली संतति प्राणी में संकरोज का गुण होने के कारण वे प्रजनकों से बेहतर होते हैं। यानी कि जो अपने इटेरोसिस संकरोज है तो जो जाति है की संतति उनमें क्या है जो अपने जनक है उनसे बेहतर लक्षण प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं? बेहतर लक्षण प्राप्त होते हैं। किससे? जनकों से। अब इनकी कमियां तो प्रश्न पूछा जाता है आपके कंपटीशन में संकरण किसे कहते हैं। एक दो बार पढ़ा होगा ध्यान से, कोई रटने वाली बात नहीं है। पहले इसकी परिभाषा बता दी, फिर प्रश्न आएगा लाभ हानि नीचे, लाभ बता देना, उसके बाद में अभी हानि पढ़ रहे हैं। इसमें संतति का मतलब है प्रोजेनी, अपने पढ़ के आए पीछे प्रोजेनी टेस्ट। प्रोजेनी का मतलब होता है संतति या वंशावली परीक्षण। तो ये इंग्लिश वाले शब्द याद करते रहा करो। इसमें संतति की उत्पत्ति के लिए 2 या अधिक से शुद्ध नस्लों का रख रखाव जरूरी है। कमी क्या है? ये कह रहे हैं कि अगर ये संकर हो जो आप प्राप्त करोगे ब्रीड या आगे जो पीढ़ी तो उनके लिए 2 नस्लों को पालना पड़ेगा। तो ये कमी बता रहा है ये 2 नस्लों को पालना थोड़ा एक जो पशुपालक उसके लिए हार्ड होता है। दूसरी है उत्पन्न संकर प्रणाली, क्रॉस ब्रीड एनिमल का प्रजनन मूल्य प्रजनकों से कुछ कम हो जाता है। क्या हो जाता है? जो नेक्स्ट पीढ़ी है उनकी जो ब्रीडिंग वैल्यू है, ब्रीडिंग वैल्यू का मतलब होता है कि जो पशु है अपने जीवन काल में कितने बच्चे पैदा करता है वो कम हो जाती है। छोटी छोटी टर्म में आपको याद करना है, ठीक है। ये पढ़ लिए अपने। अब दोबारा रिवाइज करो। सबसे पहले आउट ब्रीडिंग पढ़ा था, आउट ब्रीडिंग के बाद में अपने पढ़ा था सबसे पहले शुद्ध प्रजनन, उसके बाद में रेखीय संकरण, फिर बाह्य संकरण, फिर क्रॉस प्रजनन या सीधा संकरण, उसके लाभ हानि। अब पढ़ रहे हैं अपने ग्रेडिंग अप। क्या है? ग्रेडिंग अप।
इस प्रकार के प्रजनन के अंतर्गत विदेशी नस्लों के नर प्राणियों का गैर विवर्णित मादा प्राणियों के साथ वैसे उत्पन्न मादा संतति पीढ़ी देखने को क्या कह रहे हैं ग्रेडिंग आपके अंदर कह रहे हैं कि जो विदेशी नस्ल के सांड है उनके गैर वर्णित जो मादा पशु है अपने देशी उनके साथ जब क्रॉस करवाते हैं तो 2, 3, 4थी पीढ़ी तक उनमें सुधार आ जाता है और वो कोई ना कोई नस्ल बन जाती है। क्या समझे? गैर वर्णित का मतलब है भी जो विवरण में नहीं है, जो रिकॉर्ड में नहीं है, भी ये गिर रहा है, ये थार पार कर रहा है, गैर वर्णित है वो, ठीक है, देसी है बिल्कुल, लेकिन उनमें पता नहीं है भी कौन सी नस्ल है ये, ठीक है, जिनका वर्णन नहीं किया हुआ। गैर वर्णित का जब अपने विदेशी नर सांड के मध्य क्रॉस करवाते हैं तो ऐसे क्रॉस करवाते करवाते जब इनकी 3री से 4थी पीढ़ी आएगी तो इनकी नस्ल व दुग्ध उत्पादन में सुधार होता है। इसे ग्रेडिंग अप कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेडिंग अप कहते हैं। पिछली बार अब बुक चेंज होगी। पिछली बार क्या हुआ था, डायग्राम बना के दिया हुआ था। डायग्राम बना के कैसे दिया हुआ था, जैसे यहाँ पे मान लो गैर वर्णित गाय है, इसका मध्य क्रॉस करवाया तो जो गैर वर्णित गाय थी, जो सेकंड अगली पीढ़ी आई उसकी तो इससे थोड़ी विभिन्न थी, इससे थोड़ी अलग थी। फिर अगली पीढ़ी 3री, जैसे जैसे करते करते 4थी से 5वीं पीढ़ी आई ना, तब वो क्या है उसमें लमसम 80 से 90% सुधार आ गया और वो एक नस्ल बन गई। इसलिए इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ग्रेडिंग अप। ग्रेड ABCD कहते हैं ना। ग्रेडिंग अप का मतलब होता है ऊपर जाना, ग्रेडिंग अप, ठीक है। इस प्रकार के प्रजनन के अंतर्गत विदेशी नस्ल के नर प्राणियों का गैर विवर्णित मादा प्राणियों के साथ वैसे उत्पन्न मादा संतति पीढ़ियों के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी संकरण करवाया जाता है। गैर वर्णित मादा है उसके साथ नर आया, मैटिंग की, और जो नेक्स्ट संतति में अगर मादा आई उस मादा का फिर विदेशी नस्ल के सांड के साथ क्रॉस करवाया, पहली पीढ़ी होगी। फिर आगे मादा संतति पैदा हुई, फिर वो 3 साल की हुई, फिर मैटिंग करवाई। इस तरह से करते करते जब 3री, 4थी, 5वीं पीढ़ी आ जाती है, लमसम 5वीं पीढ़ी तक वो शुद्ध नस्ल बन जाती है। ये विदेशी नस्ल के गुणों में समानता रखने लगते हैं। 5वीं से 6वीं पीढ़ी आते आते क्या ये विदेशी नस्ल के समानता रखने लग जाते हैं, यानी कि उस नस्ल जैसी नस्ल बन जाती है। हमारे देश में इस तरह की प्रजनन विधि को अधिक अपनाया जाता है क्योंकि यहाँ नॉन डिस्क्रिप्ट एनिमल्स की संख्या बहुत अधिक है। अपने जो भारत के अंदर के जो गैर वर्णित जो पशु है उनकी संख्या ज़्यादा है, इसलिए क्या है ये विधि अपनाई जाती है ताकि वो नस्ल है सुधार किया जा सके, ठीक है। तो अब इसकी क्या है लाभ और हानि है वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। कितने मिनट